देशर अर्थनीति को बल देवा 20 लाख कोटीर पैकेज घोषणा करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पंचम तथा शेष पर्याय पैकेज घोषणा करेंगे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। आज शिक्षा, भित्तिभूमि और सेवा क्षेत्र उपर घोषणा करेंगे केंद्र अर्थ मंत्रालय। पूर्व 4टी पर्यायर विभिन्न क्षेत्र पर घोषणा होइछि पैकेज। एमएसएमई सेक्टर, गरीब श्रमिक, चाषी, कृषि पर घोषणा पर बड़का सेक्टर बाबद रे आज शिक्षा, भित्तिभूमि और सेवा क्षेत्र उपर घोषणा करुछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तो आज घोषणा करेंगे पंचम पर्याय रिलीफ पैकेज 20 लाख कोटीर जो भली भाव में घोषणा करा जायथिला एवं ता भितरु विभिन्न पर्याय विभिन्न क्षेत्र पर घोषणा करा जायछि। आज शिक्षा एवं सेवा क्षेत्र पर आज घोषणा करिपारंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। परवर्ती खबर को जिबा। राज्य में आउ 2 जनकर जीवन नहीं कोरोना महामारी रे आउ 2 जन आक्रांतर मृत्यु होइछि। 2 जन गंजाम जिलार होइथिबा सूचना मिली। सहित राज्य में कोरोना मृतकों संख्या 5 को वृद्धि पाई। पुणी राज्य में नुआ 91 जन संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। बड़ कथा हेउछि जड़े सरपंच कोरोना संक्रमित होइछन्ति। प्रथम थर पर राज्य में जड़े सरपंच कोरोना रे आक्रांत होइछन्ति। आज बाहर 91 जन संक्रमित को मिसाई राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 828 को वृद्धि पाई। आज सबुठारु अधिक संक्रमित बाहरी भद्रक जिलूर। भद्रक 28 जन नुआ आक्रांतों को मिसाई जिले में मोट संक्रमितों संख्या 74 रे पहुंची। संबलपुर जिला को प्रथम थर पर छुई कोरोना। संबलपुर में जड़े कोरोना संक्रमित चिन्हट होती। गंजाम रे स्थिति सबुठारु उद्वेगजनक रही। एठारे आउ 15 आक्रांत चिन्हट होती। मोट संख्या 292 रे पहुंची। भद्रक में 28 जन आक्रांत को मिसाई मोट संख्या होती 74। कटक में आउ 12 आक्रांत चिन्हट होती। मोट संख्या 22 रे पहुंची। खोर्धारे आउ 3 आक्रांत चिन्हट होती। मोट संख्या होती 59। पुरी रे 7 नुआ आक्रांत चिन्हट होती। 25 रे पहुंची मोट आक्रांत संख्या। बालेश्वर रे 17 आक्रांत चिन्हट होती। मोट संख्या 119 रे पहुंची। आउ 4 आक्रांत चिन्हट होती। कटक जिला केन्दुझर जिले में मोट आक्रांतों संख्या पहुंची 8 रे। सुंदरगढ़ में आउ जड़े आक्रांत चिन्हट होती। मोट 27 होती आक्रांतों संख्या। केन्द्रापड़ा आउ जड़े आक्रांत चिन्हट होगा सहित 27 रे पहुंची केन्द्रापड़ार मोट संक्रमितों संख्या। बलांगीर में आउ 2 आक्रांत चिन्हट होती। मोट संख्या पहुंची 4 रे। तो 91 नुआ मामला सामना को आसी राज्य में। एसहित मोट कोरोना संक्रमितों संख्या ओडिशा रे पहुंची 828 रे। सेतिमध्यरु 627 टी एबे एक्टिव केस रही। 196 जन सुस्थ होइछन्ति। 5 जनकर मृत्यु होइछि। आज 2टी नुआ मृत्यु मामला सामना को आसी। 2 जन जाक गंजाम जिलार बोली जना पड़िछि। एसहित गंजाम रे मोट मृतकों कोरोना रे मृत्यु संख्या 3 रे पहुंचिथिबा बेले राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 5 रे पहुंची। अधिक अपडेट में आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि अजयस मल्लिक। अजयस, प्रथम थर पर जड़े सरपंच को कोरोना संक्रमित होता जहाँ सूचना आसूची, तेरे सी केउ अंचल से संपर्क में किसी जना पड़ा कि बर्तमान देखु जहाँ सूचना आसी स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षर जी सूचना दि जाए कि जड़े सरपंच चिन्हट होती किंतु कौन तथ्य दि जाए विषय ट्रावेल हिस्ट्री कि क्यों जिलूर टैब नहीं बर्तमान सुधा स्पष्ट होनी। जहाँ किंतु यदि कहवा सूचना मिलूँ से गंजाम बोली जहाँ प्राथमिक स्तर में सूचना मिलूँ किंतु जेपर्यंत स्वास्थ्य विभाग पक्षर अपडेट दि जाए कहवा समीचीन हेब ना। किंतु निश्चित भाव गोटे जो सरपंच जड़े चिन्हट होती निश्चित भाव कहुपर केउटा केउटी गोटे चिंता बढ़ाऊँ कहीं देखो सरपंच को कि दिन तले जो जिलापाल क्षमता दि जाइए से समय अनेक संपूर्ण भाव क्षमता दि जाए कि भाव कोरोना मुकाबिला करहब निज अंचल कि भाव कोरोना मुकाबिला करेंगे। किंतु परवर्ती मुहूर्त में जो जन सरपंच को कोरोना संक्रमित होती निश्चित भाव केउटा केउटी चिंता बढ़ाऊँ ये समय भितर से केते लोकों संस्पर्श आसी कि कौन सरकारी बैठक में जोग देती कि कौन सरकारी अधिकारी सहित मिशंती कि कर्मचारी सहित मिशंती कि एभली अनेक प्रश्न बर्तमान सामना को आसूची। किंतु निश्चित भाव गोटे कहुपर जो संख्या बर्तमान धीरे धीरे जो भाव राज्य में बढ़िबारे लगी। आप देखो जो पाखापाखि आपंकर 828 रे पहुंचला संक्रमितों संख्या
केउना केउटी धीरे धीरे गोटे कोरोना ग्राफ धीरे बढ़िबारे वर्तमान लागिछि कारण मे 1 रु वर्तमान सुधा आपण देखिबे प्राय आपणकर 650 भली आपणकर संख्या वर्तमान बढ़िलानी हिसाब केउटी कह जाय परे गोटे चिंता बढ़ुची जतले प्रवासी माने फेरुछंती अधिक प्रवासी फेरुछंती एपटरे संख्या मध्य बढ़िबारे वर्तमान कहबा जदि लागिछि से क्रम जितने अधिक परीक्षा नमूना जितने स्वाब परीक्षा निस्ताबे केउटा केउटी संख्या बढ़ किंतु निस्ताबे कह जिते संख्या बढ़ुची नमूना परीक्षा बढ़ुची किंतु जितने प्रवासी माने संख्या जितने बढ़ुं पाखापाखि 1,33,000 प्रवासी मान वर्तमान सुधा या भितर विभिन्न ओके बहुत बहुत धन्यवाद अजेश सूचना पे अजेश मलिक सूचना दौले बर्तमान आम आपको नहीं जाऊँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज पंचम फेज रो पैकेज संपर्क में आज घोषणा करेंगे आत्मनिर्भर भारत पैकेज फेज 5 संपर्क में घोषणा करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। Namaskar and thank you for coming on a Sunday. Today marks the last of the tranches of announcement subsequent to Prime Minister's address to the nation. In fact, I'd like to start by quoting Prime Minister's some words of Prime Minister's speech that day, because what I'm planning to say today is very much pegged to that aspect of his speech. And I quote, "As a nation today, we stand at a very crucial juncture." He spoke in Hindi, and a version of it in English has been translated. I'm using that. As a nation, we stand at a very crucial juncture. Such a big disaster is a signal for India. It has brought a message and an opportunity, unquote. He also used the expression crisis and an opportunity. That again leads to me to refer to his expression that we need now to build an Atmanirbhar Bharat. So, laying the foundation for what I want to say today, a little again quote from the Prime Minister. Quote, "In order to prove the resolve of a self-reliant India, land, labor, liquidity and laws all have been emphasized in this package." So, a message from the pandemic, the challenges that it throws, the crisis and the challenge, and also looking at a self-reliant Bharat, an India which is going to be strong enough to meet the global challenges, but primarily looking at land, labor, liquidity and laws to bring that strength back to India and build a Atmanirbhar India. So, in the last 4 days of announcements, particularly the last 2 days, have had several reforms addressing the land, labor, liquidity and the laws. Today, we will be continuing in that series. PM also had said, "Jaan hai to jahan hai." Soon after announcing the lockdown, we had come with the PM Garib Kalyan package in order to immediately reach out to those who wanted food, who need food. We were not doing a favor to them, it was our duty. So we quickly went in to give next 3 months the requirement of grains as per the PDS, plus free grains also, because we didn't want them to scout for money to go and search for grains. Pulses were also given for 3 months in advance. And here, I would want to say a word in appreciation of the efforts that the Food Corporation of India, NAFED, and the state comes
all together put in, facing the logistics challenge that this posed, upfront giving all the grains and the pulses as promised to everybody who needed it, as per the cards, in every nook and corner of the country. It was a logistic challenge. Although the FCI and the NAFED and the state governments are quite adept at doing it, but all at one go upfront was a major issue because huge quantities had to go. But notwithstanding the lockdown, I again want to say the FCI, the NAFED and the state governments all came into the picture, made sure that quantity of grains were lifted and gave them the workers who couldn't travel back, who actually could procure the grains from their cards. But there were also workers who couldn't go back to their homes, who stayed in the camps, because PM had very clearly said early, in one of his early messages, stay where you are. And state governments ensured that they prepared meal, NGOs participated in this, charitable organizations also made sure that these workers who are not able to go back home are attended to. Many employers also kept their workers in their own premises and gave them food and place to be. The PM Garib Kalyan used the technology available and therefore was able to do direct benefit transfer of cash for the various categories. I just want to quote some of these numbers now before I begin today's issue because of the size of what is shown in these figures. The number of people to whom directly to their accounts money could reach because technology, direct benefit transfer technology, was in time adopted and implemented with such missionary zeal over the last 4 years. Otherwise, this wouldn't have been possible at all. PM Kisan beneficiaries as of 16th May, I'm strictly talking about the announcements and their impact. One-time transfer of 2,000 crores, 2,000 rupees each has reached 8.19 crore farmers. And that amount is about 16,394 crores. NSAP beneficiary, the old age and others, first installment 2.812 crores of people, 1,405 crores of rupees in the first installment, again 1,402 in the second installment. The target was to give away 3,000 crores, and that's almost nearly achieved. Jan Dhan account holding women under the PM Garib Kalyan were credited into 20 crore people's accounts. And that amounts to 10,025 crores of rupees. The building and construction workers received their financial support amounting to 3,950.35 crores, and their number, the building and construction workers' number, is 2.20 crores. Imagine each one of these numbers and their implication in terms of size. And all of them received the money directly into their accounts purely because DBT was possible. 6.81 Ujjwala Yojana cylinders have reached the beneficiaries, and they were free cylinders.
because we had promised up to 3 cylinders in those 3 months. To over 12 lakhs of EPFO members have benefited by the online withdrawal of non-refundable advance, and that amounts to 3,660 crores. So I can further go with the numbers, but just to highlight what the technology-driven DBT has given us at a time of emergency, a pandemic. And that is something which I want to draw your attention to. We immediately responded by giving food grains, cooking gas, cash where it was required, and immediately, that is. And most of them were front-loaded also. When the lockdown got extended, free grains and dal was also given for a further 2 months more. Free grains and dal was also given for 2 months more. And when it was really possible to have the workers go from the camps that they were in to their respective villages, trains were allowed, and state governments were requested to request for trains from the various stations that they wanted, so that once they brought the workers into that area, to that station, from that station they could be taken to their respective states. The cost of this travel, 85% of it was borne by the central government. The rest is 15% was with the state governments, 85% was borne by the central government. During the travel in the train, food was also given to the workers. So why am I elaborating all this? Just because, remember, jaan hai to jahan hai. So immediately, to make sure that the lives are given the first priority and attention, we ensured that this was extended. But now, it is important also to provide every support when in a changed post-COVID era, livelihoods will also have to come into their fullest play. So when the lockdown gets lifted, and when businesses, after facing severe stressful conditions of business, will be coming back to say, can I start my work back again? Can I get my workers back? Or do I have the money to buy the raw materials? Is it enough for me to pay the wages which is due? All kinds of considerations are going to come up, and many of them may also wonder if they were reaching a stage of bankruptcy. So all this has been kept in mind when we are addressing the issues of land, labor, liquidity, and the laws. So today, and like the days earlier, the 4 days earlier, our attempt is to make sure that, like the way we gave in PM Garib Kalyan, we attend to Jaan, but also make sure that environment is all right now for everybody to start protecting their work, their businesses, their homes, and everything else. Today, I have 7 such steps to tell you, and the order in which I'm saying them are: the first one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Second is on health, and both in rural and urban, and together with it, I put an during the COVID period, education-related steps that have been taken. So that's the second. Third is on businesses and COVID. Fourth is on decriminalization of the Companies Act. Fifth is talking about ease of doing business and related matters.
Sixth is on public sector enterprises related matters and the policy thereof. Seventh, state governments and resources related to state governments. So these are the steps which we are taking, 7 of them under these headings. And the last, of course, I will be coming to tell you about the 20 lakhs. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने बात रखी, देश के प्रति संबोधन किया। उसको देखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए जो रचनात्मक और उपयोगी हों। वी हैव टेकन स्टेप्स विच वर कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव, और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है। वी हैव वर्कड विद अ टारगेटेड अप्रोच इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी संकट में अवसर देखने का काम किया है, और पिछले 5 दिनों में उन सबकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ जो रिफॉर्म्स हम एक बड़ा बदलाव लाने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए लाए हैं, वो पिछले कुछ दिनों में उसकी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सब के लिए ही, व्यापारी कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। और सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए 1,70,000 करोड़ का, और उसमें भी अगर आप आज तक देखें तो सबसे पहले राशन देने का काम, अनाज देने का काम जो पूरे देश भर की राज्य की सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से किया, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए, और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया, और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर, और इसमें 8,429 करोड़ रुपया इन बेनिफिशरीज के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना के माध्यम से 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 16,394 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, विधवा, अपंग के लिए किया जाता है, उसमें भी 2 करोड़ 81 लाख बेनिफिशरीज को 2,807 करोड़ रुपये अब तक ट्रांसफर कर दिया गया। कुल इसमें 3,000 करोड़ ट्रांसफर करना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जो लगभग 20.5 करोड़ लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, जिसमें शहरों में भी 2 करोड़ महिलाओं के खाते इसमें आते हैं, इसमें 40 करोड़ 54 लाख ट्रांसफर्स करके कुल 20,267 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड 2 करोड़ 20 लाख बेनिफिशरीज को 3,950 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया। मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए। Part of my package, I will not attend to it now. You can go over to the next slide. This also is something which we've been doing during the COVID time, just to make sure that activities are initiated as regards ease of doing business. I'll again come back to it when I'm getting in to talk about the package. The next slide. This is important because
during the COVID, compliance burden was going to be a matter of concern, and people had said, even if we had violated one or two, or because we couldn't attend to office, or because my necessary staff were not coming who were doing my compliance job, will action be taken against us. So today we have been joined by Secretary Corporate Affairs also. Timely action was taken to reduce the compliance burden under various provisions of the Companies Act. As well as that, companies could conduct, this is a very important technological advantage which we have used, like the DBT. We have said companies could conduct their board meetings, their EGMs and AGMs virtually using technology through video conferences. And the latest order pertains to the fact that even rights issues can be done leveraging the strength of Digital India. This is a major step forward in corporate governance. So this is something which, because of the pandemic, the Corporate Affairs Ministry has been very proactive to engage with the companies and understand how best their problems could be sorted out. So that was a measure taken in such a context. Other than that, of course, 44% recovery has been achieved during that time since 2016 inception of IBC. The other details I can give you a bit later, but I think during the COVID, we made sure that industries don't suffer. The third one about what we've done during the first 2 months during the COVID crisis is a bit of using technology for education. Online education has been taken up in a big way. Schools are now using a lot of technology, but Swayam Prabha, which is a direct telecast mode that they have, direct to home channels have been used. 3 channels are already earmarked for school education. Now another 12 channels are to be added to this. I am sure in schools in the rural areas also this will be of great help, where schools can bring in technology to children, because irrespective of rural or urban, children love technology and they adapt very quickly to it. So the education, HRD, the education department, the human resource department has made the best of this time to provide curriculum through technologically active media. So provision has been made for telecast of live interactive sessions so that teachers and students can watch what is going on, and these channels bring in experts from home through Skype. Also, they have tied up with private DTH operators like Tata Sky and Airtel to air educational video content. And this, of course, enhances the learning interest of children. So the states of India are coordinating to share airtime. 4 hours is given every day. States of India are also using it, and Swayam Prabha channels therefore will be telecasting education related contents. 200 new textbooks are being added to e-Pathshala. पिछले कुछ महीनों में विशेष तौर पर जो पहली कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर उठाया था, वो देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज़ कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आईटी का उपयोग करते हुए ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने इसकी शुरुआत की, और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया, और यूपीआई भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और हम ट्रेस कर पा रहे हैं
कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं। लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर नजर आता है कि जहाँ भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज़्यादा यूनिट हैं, 3 लाख से ज़्यादा पीपीई किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया। ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नज़दीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजंस थे उसका युक्तिकरण किया गया और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, EGMs हैं, AGMs हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बड़ा बात ये कि राइट्स इशू जो है, अब उसकी लिस्टिंग भी डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। PM केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है उसको भी CSR में उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और DRT में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज़्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो है वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है। और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही जो ऐसी उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे HRD मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा DTH चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट DTH ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं ताकि टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयं प्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें। और दीक्षा प्लेटफॉर्म के 66 करोड़ हिट्स अब तक हुए हैं 24 मार्च तक और 200 नई टेक्स्ट बुक इसमें जोड़ी गई है ई पाठशाला के माध्यम से। We move to the first of the 7. The budget estimate for Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, was 61,000 crores. We know, and I yesterday referred to it, even day before we spoke about it, a lot of workers are going back to their villages and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So, government will now allocate an additional 40,000 crores
This way, we'll ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. So 40,000 crore of rupees is additionally given over and above the BE. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए चिंता की, वापस जाने के लिए ट्रेन का 85% तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया, रास्ते में अनाज राशन भी दिया, खाने की व्यवस्था भी की। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ परसेंटेज ज़्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस गए उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। We now go to the second, which is ramping up the health infrastructure. After all, as I said, if there was this crisis, if there was this challenge, we also should see the opportunity and be ready to face any future emergency situation that may arise. Health reforms and initiatives have been put in place. Public expenditure on health will be certainly increased. Investments at the grassroots level will be ramped up for health and wellness centers, both in the rural and urban areas. Remember that we had been talking about wellness centers so that they can be in tier 2 and tier 3 cities, and particularly giving focus in aspirational districts. We also spoke about the viability gap funding for the social infrastructure only yesterday. So we will be ramping up all the wellness centers and health infrastructure. All districts will have an infectious diseases block in their hospitals. All districts. Then lab in Delhi, we have a lot of path labs moving around and which facilitates people's lives. Lab networks in rural areas are not adequate. So public health labs will be set up at all block levels, not just in district, but block levels. We will have public health labs. So I recall Prime Minister did say this pandemic is a challenge. This or any pandemic, if at all it poses a challenge, we need to be ready, Atma Nirbhar, in hospitals, at the block and at the district levels. So there is a lot of emphasis being now given for setting up hospitals and also labs, diagnostic labs and testing labs, both with private and public funded opportunities. स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो नए रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, उसमें ये भी प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो। उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जो ज़मीनी स्तर पर है उसमें और हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन जो अर्ध शहरी क्षेत्र उसमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी जिला स्तर के अस्पताल जो हैं उसमें भी इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए, ताकि भविष्य की महामारी से लड़ने की क्षमता उनकी बने, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। जो लैब नेटवर्क है उसको भी और मजबूत किया जाएगा और एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब्स सभी जिलों में और ब्लॉक लेवल्स पर यानी कि खंड स्तर पर इनको बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में महामारी से लड़ सकें और शोध को वृद्धि देने के लिए, रिसर्च को वृद्धि देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ, ये ICMR के माध्यम से होगा और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। Along with health, as my
second point. Manrega was the first, now this one is the second, health and education. The next slide shows you what efforts have been made as a result of learning from the pandemic experience. PM eVidya program for multimode access to digital online education will be launched immediately, and this will consist of Diksha, which gives a one nation, one digital platform facility, and this is for school education. One earmarked TV channel for each class from class 1 to 12. One earmarked TV channel per class, one class, one channel will also be part of this. Then there will be extensive use of radio, community radio, and podcasts. So technology in a big way into education. Extensive use will be made of radio also. Special e-content for visually and hearing impaired children. This is going to be one of the very big step forward, and I personally feel very touched by the HRD's attempt to ensure that Divyang children also get equal access to good quality education. So special e-content for visually and hearing impaired children, and the top 100 universities will be permitted and will be automatically allowed to start online courses, will be automatically allowed to start online courses by 30th May 2020. I remember speaking about this particular aspect during the budget also. Then of course, one very important thing, there are two other points, but I will just briefly refer to Mano Darpan. I think this is a great initiative, considering that during this lockdown period also, many students required support, psychological support, because lockdown was new to them. There was this fear, don't go anywhere, don't touch anybody, don't speak to anybody, don't take anything from anybody else. Children were definitely stressed because of this, and an initiative for psychological support of students, teachers, and families, the larger thing being for mental health and emotional well-being, is being launched immediately. There are other two things, but for want of time, I would rather briefly touch this and get to the next. टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा कैसे हो, इसके लिए भी कोविड-19 के समय कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ई कंटेंट और क्यूआर कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है, और यही नहीं, एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए, यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा। सो वन क्लास वन चैनल, ये भी हम पहली से 12वीं कक्षा के लिए करेंगे। सो ये दो नए प्रोग्राम, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये ई एजुकेशन के लिए, ई कंटेंट के लिए, और टीवी चैनल्स वन क्लास वन चैनल ये लॉन्च किए जाएंगे। रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो का और पॉडकास्ट का भी सदुपयोग किया जाएगा। और यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं या सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी विशेष ई कंटेंट तैयार किया जाएगा ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए। जो 100 विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी अनुमति दी गई है ताकि वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने कोर्सेज की शुरुआत कर सकें। आज के समय आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों का समय टीवी के सामने या अपने स्मार्टफोन्स के सामने निकल रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए है या बाकी सब के लिए। गतिविधियां कम हुई है, घर से बाहर जाना कम हुआ है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, परिवारों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा और उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। इसको जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। We move to the third of the 7 steps that we're talking about. This is about
IBC related matters, where many businesses have got severely affected, particularly during this lockdown and also the COVID pandemic. Debts related to COVID shall be excluded from default under the IBC. This is a change which we are going to make, that any debt which is incurred or indebted situation that comes up for companies because of coronavirus, they shall not be included in the category of default. Then no fresh insolvency procedures or proceedings will be initiated up to 1 year. At the moment, I think the MCA has extended it to 6 months. We intend extending it even by another 6 months, because after all, when the lockdown gets lifted immediately, you're not sure how much of business will get restored. So, no fresh insolvency proceedings will be initiated up to 1 year. For MSMEs, which is again an important step, for MSMEs, a special insolvency framework will be notified under Section 240A of the IBC. One other thing which will benefit the MSMEs is the minimum threshold to initiate insolvency proceedings is now raised to 1 crore from 1 lakh, which will therefore insulate the MSMEs. This is a major step forward, and in all probability we'll be going through an ordinance, am I right, Secretary? An ordinance to achieve this goal immediately. Of course, we'll go back to the Parliament once the Parliament commences to have it passed as an act. जैसे हमने एमएसएमई यानी कि मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग की परिभाषा को बदलकर उनको जो जंजीरों में जकड़े हुए थे उससे मुक्ति दिलाई, ताकि उनका विस्तार और विकास हो सके, उनकी क्षमता बढ़ सके। अब उनके ऊपर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो, उसको स्थगित करने के लिए भी न्यूनतम सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका विशेष लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग हैं। और यही नहीं, विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को जल्द आईबीसी कोड के अनुभाग 240A में के अंतर्गत सूचित कर दिया जाएगा। और कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, कितने समय के लिए इसको निलंबित करना है, 1 वर्ष की समय सीमा इसमें दी गई है, ताकि कोई नई कार्रवाई दिवालियेपन की यानी कि इंसॉल्वेंसी की कोई नई कार्रवाई इस पर शुरू ना हो सके, तो उसमें भी 1 वर्ष का समय दिया गया है। और नई इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू ना हो, इसके लिए भी कोविड-19 से जुड़े हुए जो बाकी बात हैं, चाहे उससे कर्ज है बाकी हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को उसके लिए एम्पावर किया गया है, उसकी परिभाषा को लेते हुए। The next is related matter, but related specifically to the Companies Acts and the related defaults. That's the next slide. Just prior to the lockdown, we had announced that we shall extend all the compliance deadlines. This form has to be filled up by this deadline, you have to do this compliance by so-and-so deadline. All of them were extended, and so that procedural defaults don't take place. Technical or procedural defaults was one thing which people were afraid of if we hadn't extended the compliance date. So now what we are trying to do is decriminalize most of the sections in Companies Act where you have violations which are technical and procedural nature. So we want to decriminalize all of them. Then compoundable offenses where there are, they can now be tried under internal adjudicating mechanism, and this way, one, it becomes simpler, it can be sorted out at the local, the local internal adjudicating mechanism route rather than go to the courts. This will help us decongest the courts. The declogging is absolutely important for the criminal courts and for the NCLT. So amendments will now enable us to achieve all this,
an ordinance again will have to be brought in for this. 7 compoundable offences altogether will be dropped and 5 will be dealt with under alternative framework. There was a thing introduced in the Parliament, but then we didn't even have the time to take it up. But this has 1 or 2 other additional features with which we will now come up with an ordinance so that immediately it can benefit companies. जो छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक होती है उसको अब अपराधीकरण की सूची में से निकाल दिया जाएगा। यानी कि छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रिया में आपसे कोई चूक रह जाती तो पहले उसमें क्रिमिनलाइज उसको उसके रूप में देखा जाता था, अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया।